एक और इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो कि रिलेटेड है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के साथ। देखो, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ जो है वो रिलेटेड। हालांकि प्लानिंग कमीशन अब नहीं रही है, प्लानिंग कमीशन जो है वो नहीं रही है, क्योंकि जैसे नीति आयोग आया तो प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। पर नीति आयोग से पहले इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता था हमारे देश के अंदर? प्लानिंग कमीशन जो है वो करता था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, डैश इस्टेब्लिश ऑन 15 मार्च 1950 with Prime Minister Jawaharlal Nehru as its chairman. It was an institution in Government of India responsible for formulating the country's 5-year plans and performing various other functions. It report directly to the Prime Minister. ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर है वो रहेगा प्लानिंग कमीशन। देखो, प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 में जो है वो बनाया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? तो देखो, हमारे देश की इकोनॉमिक प्लानिंग करने का काम जो है वो प्लानिंग कमीशन का, यानी कि जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो हमें पता लगा कि अगर हमें देश की डेवलपमेंट करनी है तो इकोनॉमिक प्लानिंग करना है, तो उसके लिए हमने 1950 के अंदर एक यहाँ पर बॉडी बनाई जो कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग करने का काम जो है वो करने लगी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है वो बेसिकली 5 सालों का जो है इकोनॉमिक प्लान जो है वो बनाती थी, इसीलिए हम इसको 5 ईयर प्लान जो है वो कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को जो है वो रिपोर्ट करती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है, प्लानिंग कमीशन इज अ करेक्ट आंसर। प्लानिंग कमीशन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लानिंग कमीशन वाज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द कंट्रीज 5-ईयर प्लान। द प्लानिंग कमीशन प्लान्स आर अप्रूव्ड और इम्प्लीमेंटेशन बाय। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग कमीशन का काम था 5-ईयर प्लान्स को बनाना। ठीक है, उसके बाद उसको अप्रूव करना किसी और बॉडी का काम था। यानी कि प्लानिंग कमीशन जब भी कोई प्लान बनाती थी, इकोनॉमिक प्लान बनाती थी, 5-ईयर प्लान बनाती थी, तो उसे एक बॉडी के अंदर जो है, मतलब एक एंटिटी से उसे जो है अप्रूव करवाना जरूरी था, तभी वो उसको इकोनॉमी के अंदर जो है इंप्लीमेंट कर सकती है। तो वो बॉडी का नाम क्या है? फटाफट से मुझे बता दो इस बॉडी का नाम क्या है। तो उसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यानी कि प्लानिंग कमीशन जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती थी उसे वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से पहले अप्रूव करवाती थी, फिर उसको जो है इंप्लीमेंट करती थी इकोनॉमी के अंदर। तो ऑप्शन बी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है नीति आयोग के? सबसे पहले नीति आयोग है क्या, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारे देश के अंदर पहले प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है, पर प्लानिंग कमीशन की कुछ खामियां थी जिसको दूर करने के लिए उसको बंद करके 2015 के अंदर नीति आयोग जो है वो बनाया गया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के जैसा ही काम करता है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? तो देखो, जो प्लानिंग कमीशन थी वो इकोनॉमिक प्लान बनाता था, पर जो नीति आयोग है वो इकोनॉमिक प्लान बनाता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है एक अच्छी पॉलिसी बनाने में। यानी कि अब से इकोनॉमिक प्लान को बनाने का काम हमारी गवर्नमेंट ही करती है। नीति आयोग का काम है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करनी, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, नॉलेज, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स, वो चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करनी, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी, ताकि गवर्नमेंट एक अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कर सके। ओके, अब नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था यूनियन कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास करके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियम पॉलिसी थिंक टैंक, नीति आयोग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल गाइडेंस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। देखो, नीति आयोग जो है वो एक तरह का थिंक टैंक है, मतलब कि वो गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम करती है। वो गवर्नमेंट को बताएगा कि आप कैसे एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बना सकते हो जिससे देश की ग्रोथ जो है वो हो सके। नीति आयोग जो है टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही, ताकि वो अपने स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो बना पाए। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है वो नीति आयोग के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर आपको यहाँ पर? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइए आपको क्लियर है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग ऑफर्स क्रूशियल टेक्निकल असिस्टेंस टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्रोग्राम फॉर कंट्री। द नीति आयोग हैज टू हब्स कौन? देखो, नीति आयोग का काम आपको पता लग गया, नीति आयोग क्या है वो भी पता लग गया। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो नीति आयोग है उसके 2 इंपॉर्टेंट हब्स हैं,
यानी कि आप नीति आयोग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वो दो इंपॉर्टेंट हब्स कौन से, पहला है टीम इंडिया, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन, चौथा है मेक इन इंडिया। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, वो दो हब के नाम क्या है, फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि दो कौन से हब है, टीम इंडिया हब है, एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, ठीक है। अब इन दोनों हब का काम क्या है, अगर हम टीम इंडिया हब की बात करें, देखो टीम इंडिया हब का काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ताकि वो साथ में मिलकर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कर सके, ठीक है। तो टीम इंडिया हब जो है हर एफर्ट लगाता है ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है बिठाया जा सके और वो अपना काम जो है वो सही तरीके से किया जा सके, ठीक है। उसके बाद नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम होता है इकोनॉमी के अंदर रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे जो नीति आयोग है उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज है उसको इंक्रीज किया जा सके, ताकि वो गवर्नमेंट को अच्छी से अच्छी गाइडेंस और रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो इसका काम है नॉलेज और इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सुजीत जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which hub of Niti Aayog is focused on promoting cooperative governance by fostering effective communication, coordination and collaboration between the central government and the state। तो हमारे नीति आयोग का कौन सा यहाँ पर हब है जो कि यहाँ पर कोऑपरेटिव गवर्नेंस को जो है वो प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए, कोऑर्डिनेशन के जरिए और कोलैबोरेशन के जरिए। नॉलेज इनोवेशन हब, सेंट्रल प्लानिंग हब, टीम इंडिया हब या फिर रीजनल डेवलपमेंट हब, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन टी टीम इंडिया हब इज द करेक्ट आंसर। तो टीम इंडिया हब का काम क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना ताकि वो साथ में मिलकर काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस नॉलेज एंड इनोवेशन हब इन नीति आयोग। तो जो हमारा सेकंड हब है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, तो इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन कर रही है, पहला द नॉलेज एंड इनोवेशन हब इज डिजाइन टू इनहांस ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज इन जनरेटिंग एंड यूटिलाइजिंग नॉलेज फॉर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। तो इस हब का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो नीति आयोग है उसकी कैपेबिलिटीज को इनहांस करना ताकि वो नॉलेज को प्रॉपर तरीके से जनरेट कर पाए और यूटिलाइज कर पाए ताकि इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग हो सके। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट्स प्राइमरी फोकस इज बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग थिंक टैंक फंक्शन बाय कंडक्टिंग इन डेप्थ रिसर्च, डाटा एनालिसिस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज। तो इसका मेन फोकस किस चीज पे है कि जो थिंक टैंक फंक्शंस है यानी कि जो सोचने की समर्था है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया जा सके रिसर्च के थ्रू, डाटा एनालिसिस के थ्रू, स्टडीज के थ्रू। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। दिस हब एंगेजेस प्रोडक्शन एंड दिस हब एंगेजेस इन प्रोड्यूसिंग एंड डिसमेंटिंग वैल्यूएबल इंसाइट एंड इनोवेशन दैट एड्रेस कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन जो है वो करती है नॉलेज और इनोवेशन हब को। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगी। अगर हम नीति आयोग की कंपोजिशन की बात करें कि नीति आयोग के मेंबर कौन कौन होते हैं, सबसे पहले देखो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एक हमारे गवर्निंग काउंसिल होते हैं जिसके अंदर सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरीज के वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। एक रीजनल काउंसिलिंग भी होती है जो कि एक रीजनल काउंसिल भी होती है जो कि रीजनल इश्यूज को सॉल्व करने का काम जो है वो करता है। इसके अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं यूनियन काउंसिल फोरम से, ठीक है। और इसे कौन नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। उसके बाद एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसको एक फिक्स टेन्योर के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करता है और इसकी जो रैंक है वो सेक्रेटरी की जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद है स्पेशल इनवाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट, इनको भी स्पेशल इनवाइट्स के जरिए जो है बुलाया जाता है जिनको इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर किसी ना किसी तरह का एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पिलर्स ऑफ नीति आयोग। देखो हमारे जो नीति आयोग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पिलर्स हैं, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जो नीति आयोग के पिलर्स हैं उसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे टोटल यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला पिलर है प्रो पीपल। प्रो पीपल पिलर का काम है कि सोसाइटी के जो नीड्स है ना उसको यहाँ पर फुलफिल करना, यानी कि सोसाइटी और जो लोग हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करना ताकि उनकी वेलफेयर हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। प्रो एक्टिविटी का काम है कि हमारे देश के जो सिटीजन है उनकी जो भी नीड्स हैं उनको एंटिसिपेट करना, फिर उसको पूरा करने के लिए एक्टिवली जो है रिस्पॉन्ड करना, यानी कि काम करना ताकि उसको पूरा किया जा सके। पार्टिसिपेशन का जो पिलर है उसका काम है
कि जो भी यहाँ पर सिटीजन है, यानी देश के जितने भी सिटीजन है, उनको जो है इंक्लूड जो है वो किया जा सके। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी ऐसा सिटीजन या फिर सोसाइटी का सेगमेंट जो है वो पिछड़ा ना रहे, सब जो है वो साथ में डेवलपमेंट जो है वो कर सके। एम्पावरिंग प्लेयर का काम है कि हमारे देश को एम्पावर देना, यानी कि उनको पावर देना, स्पेशली वुमन को, ताकि वो यहाँ पर डेवलप जो है वो पाए। इंक्लूजन ऑफ ऑल, इस पिलर का काम होता है कि जितने भी हमारे सिटीजन है, चाहे उनका जेंडर, रेस, कास्ट जो भी हो, उनको हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है देश की इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, उनको भी। इक्वालिटी के अंदर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब कि सबको, मतलब किसी के साथ भेदभाव जो है वो ना किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी के अंदर गवर्नमेंट जो है जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए ऑल सिटीजन के लिए, यानी कि सिटीजन को पता रहे कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कैसे यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कर रही है और इससे हमें क्या फायदा नुकसान जो है वो। तो ये 7 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनका यूज किया जाता है नीति आयोग के जरिए इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? प्रो पीपल अकम्प्लीज द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इट्स पीपल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एम्पावरिंग इट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्पेशली टू द यूथ ऑफ कंट्री, तो ये गलत है, क्योंकि देखो एम्पावरिंग का काम था कि हमें अपने देश के सिटीजन्स को एम्पावर करना है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो हो सके। इक्वल अपॉर्चुनिटी का काम तो इक्वलिटी जो हमारा पिलर था उसका था। इंक्लूजन ऑफ ऑल इंक्लूड्स ऑल सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और रेस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। As the government of India premium policy think that Niti Aayog provides valuable guidance and policy recommendation, which of these are not a function of Niti Aayog? तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि नीति आयोग परफॉर्म नहीं करता? पहला, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो बिठाना, यानी कि कोऑर्डिनेशन को, कोलैबोरेशन को प्रमोट करना ताकि वो साथ में मिलकर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कर सके, तो ये फंक्शन होता है। उसके बाद विलेज लेवल प्लानिंग एंड एग्रीगेशन, तो विलेज लेवल के ऊपर जो है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो करने में गवर्नमेंट की हेल्प करना, और लास्ट में उनको एग्रीगेट करके एक नेशनल प्लान में कन्वर्ट करना, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो जो हमने इकोनॉमिक प्लान बनाए हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक प्लान बनाए उनको मॉनिटर करना, उनकी इवैल्यूएशन करना कि जिस पर्पस के लिए हमने इकोनॉमिक प्लान को इंप्लीमेंट किया था वो पर्पस अचीव हो रहा है कि नहीं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद कंडक्टिंग इलेक्शन, तो ये जो फंक्शन है वो नीति आयोग का नहीं होता, इसके लिए एक अलग से कमीशन जो है वो बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो नीति आयोग परफॉर्म जो है वो नहीं करता। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारे यहाँ पर नीति आयोग के। तो बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुजीत कुमार जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन दिसंबर 2018 नीति आयोग पब्लिश इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया इंक्लूडिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर 2020-23। दिस रिपोर्ट इज नोन एज, ठीक है, तो देखो 19 दिसंबर 2018 को नीति आयोग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, जिसके अंदर 2022 और 23 के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने वो क्लियरली यहाँ पर बताया गया था, और स्ट्रेटजी में बताई गई थी कि उन्हें हमें कैसे यहाँ पर अचीव करना है। तो उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? तो वैसे तो देखो ये पुरानी रिपोर्ट है, पर क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है सॉरी, आपके सिलेबस के अंदर है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 74, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 76 या फिर स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 77। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 डॉक्यूमेंट 41 चैप्टर आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन दिया। देखो जो हमारा 75 डॉक्यूमेंट रिपोर्ट था वो टोटल, उसके टोटल 41 चैप्टर्स है, जिसके अंदर देश के क्रिटिकल जो एरियाज है उनके ऊपर फोकस किया गया था। ये जो 41 चैप्टर्स हैं उनको आगे हमने फर्दर 4 सेक्शन में डिवाइड किया था। वो 4 सेक्शंस कौन से हैं? ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन या फिर गवर्नेंस। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? वो 4 सेक्शन हमारे यहाँ पर कौन से थे? वो 4 सेक्शन हमारे कौन से थे? ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन या फिर गवर्नेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार इन पिलर्स को अगर हम समझे तो ड्राइवर का काम था बेसिकली कि हमारा जो ड्राइवर्स के अंदर कुछ चीजों पे फोकस किया गया था, जैसे कि
हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना, ठीक है। हमारी जो फिनटेक इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको यहाँ पे डेवलप करना, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर को डेवलप करना, यानी ड्राइवर का काम था डेवलपमेंट का। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम था? इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था जो हमारे रोड्स वगैरह है, हाईवेज वगैरह है, ठीक है, उनको यहाँ पे डेवलप किया जाए इसके, ताकि देश की डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। उसके बाद देखो इंक्लूजन का काम था कि हमारे देश के जो सिटीजन हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज है, उनकी जो एबिलिटीज है, उनको जो है इंक्रीज किया जा सके और उसको देश के साथ जो है वो लेकर चला जा सके। गवर्नेंस बेसिकली इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डील करती है, यानी कि गवर्नमेंट कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही है और कैसे वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, वो 40 चीजें जो है इसके अंदर आ जाती है। तो ये सारे हमारे पिलर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑन ड्राइवर इन नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 फोकसेस ऑन। देखो हमारा जो इनिशियल सेगमेंट है वो है ड्राइवर। तो ड्राइवर का मेन फोकस क्या है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, फार्मर्स की इनकम को डेवलप करना है, उसके बाद साइंस को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, इनोवेशन को अपग्रेड करना है, प्रमोटिंग सनराइज सेक्टर्स लाइक फिनटेक और टूरिज्म, इन्वेस्टिंग इन कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? हमारा जो इनिशियल सेगमेंट था ड्राइवर का, उनका फोकस किसके ऊपर था? एम्प्लॉयमेंट, डेवलिंग ऑफ फार्मर इनकम, अपग्रेडिंग द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, प्रमोटिंग सनराइज सेक्टर्स लाइक फिनटेक एंड टूरिज्म, इन्वेस्टिंग इन द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल सिटीजन। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें थी जिनके ऊपर फोकस किया गया था ड्राइवर के अंदर: एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स की इनकम, साइंस और हमारा सनराइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश डील्स विद द अर्जेंट टास्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हमारा जो सेक्शन है जो कि जो हमारे इंडियन सिटीजन है उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनमें इन्वेस्ट करने का काम जो है वो करता था? ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन या फिर गवर्नेंस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन या फिर गवर्नेंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इंक्लूजन। ऑप्शन सी इंक्लूजन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है